हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-235 क्लब में पिटाई। पार्टी में देश के सभी बड़े बिजनेसमैन को खुली धमकी देने के बाद शौर्य पार्टी हॉल से बाहर निकल आया। उसका काम खत्म हो गया था, पर अंदर मौजूद लोगों की परेशानियां बढ़ गई थी। जामवाल दादाजी ने अपना सिर हिलाया और बोले, ये कभी नहीं सुधरेगा। शौर्य जब बाहर निकला तो उसने तुरंत अपने कपड़े गिर एक बार बदल लिए और कैजुअल कपड़े पहनकर वह वापस अपने रास्ते मुंबई की नाइट लाइफ का मजा लेने निकल पड़ा। इस वक्त शौर्य दिमागी शांति चाहता था। वो चाहता तो डायमेंशन के अंदर जाकर साधना करने बैठ जाता, पर उसकी ऐसा करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। इधर कली भी युद्ध की तैयारियां करने में जुट गया था। वह इस बार शौर्य से आमने सामने की लड़ाई करने के पूरे मूड में था। उसे ये बात अच्छे से पता चल चुकी थी कि वो शौर्य को किसी भी टेढ़ी चाल से परेशान नहीं कर सकता। उसके पास अब बस यही रास्ता बचा था। उसने कई सारे पूर्ण दानव सैनिक बना लिए थे। अब उसके पास दानवों की विशालकाय सेना तैयार थी। बस अब जंग का आगाज होना बाकी था। उसने कई बुरी आत्माओं को भी अपने पास बुला लिया था, जिनका वह पूरी दुनिया में तबाही के लिए उपयोग करने वाला था। पर कली को यह अभी भी पता नहीं था कि उसकी हर चाल शौर्य दूर बैठकर उसके ही आंखों से देख रहा था। रात के अंधेरे में पूरी मुंबई सिटी जगमगा उठी थी। बड़े बड़े होटल, क्लब और पब लोगों की भीड़ से खचाखच भरे हुए थे। दूसरी तरफ कई नौकरदार लोग ऑफिस से छुटकर छोटे छोटे बार के अंदर जाकर दारू के पैग लगाकर अपना टेंशन हल्का करने लगे थे। चलते चलते शौर्य एक क्लब के बाहर पहुंचा। इस क्लब में कई नौजवान शाम को समय बिताने आते थे। जब से शौर्य ने मार्कोस का खात्मा किया था, दुनिया भर का ड्रग्स मार्केट बंद पड़ गया था। रात के समय ये क्लब्स ही ऐसे ड्रग्स की दुकानें बनते थे, लेकिन अब इन क्लबों में हुक्का चलने लगा था। शौर्य ने एंट्री फीस दी और क्लब के अंदर घुस गया। अंदर जगमगाती डिस्को लाइट्स और स्टेज के ऊपर डीजे के धुन पर थिरकने वाले लड़के लड़कियां नशे में झूमते हुए, बेवड़े लोग यहां दूर खड़े रहकर नजारों का मजा ले रहे थे। शौर्य को इस चीज का बड़ा कौतूहल था, तो वो आज अपना समय बिताने के लिए यहाँ आया था। उसने आते ही काउंटर पर एक बारटेंडर को देखा और उसे देखकर पूछा, क्या आपके पास कोई नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक मिल सकती है? ये सुनकर वह बारटेंडर पहले तो शौर्य को ऊपर से नीचे देखने लगा, फिर उसने कुछ सोचकर हाँ में सिर हिलाया और शौर्य के सामने ही उसने 2 सोडा और शरबत की बोतलें खोली और उसने एक मीठा थोड़ा खट्टा शरबत बनाया और शौर्य को दे दिया। उसने बनाया हुआ शरबत दूर से देखने पर किसी फेमस कॉकटेल से कम नहीं लग रहा था। शौर्य ने उसे उठाया और ओंठों से लगाया। तभी उसकी बगल में एक लड़की आकर बैठ गई। जब उस लड़की ने शौर्य को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर शौर्य, आप यहाँ कैसे? ओह माय गॉड, मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर शौर्य ने अपनी बगल में बैठी लड़की को देखा तो वह तुरंत उस लड़की को पहचान गया। ये लड़की कोई और नहीं, प्रणाली बिरला थी, रायचंद बिरला की इकलौती बेटी। शौर्य ने इधर आते वक्त रायचंद बिरला को शौर्य ने पार्टी में देखा था। उस वक्त उसने उनसे कोई बात नहीं की थी, पर वह एक बात बता सकता था कि उनका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। शौर्य ने प्रणाली को देखकर एक फीकी मुस्कान दी और बोला, क्या हुआ मिस प्रणाली, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ये सुनकर प्रणाली तपाक से बोली, शौर्य सर, एक्चुअली बात ये थी कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे मालूम है कि आप चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेरे दादाजी ने कुछ दिनों पहले एक प्राचीन एंटीक खरीदा था। इस एंटीक के घर पर आते ही दादाजी की तबीयत खराब रहने लगी और आज वो कोमा में चले गए हैं। ये सारी घटना एक हफ्ते में ही हो गई है। हमें संभालने का या इस घटना को समझने का मौका भी नहीं मिला। प्रणाली की बात सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और मन में सोचा, क्या ये लड़की मुझे कोई हकीम समझती है क्या? अरे दीदी, मैं शौर्य हूँ, इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। साला कुछ तो इज्जत करो यार। शौर्य ने फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाए और बोला, ओ तो ये बात है, ठीक है, फिर मैं आपके बिरला हाउस कल सुबह पहुंच जाऊंगा। पर याद रखना, मुझे कोई बदतमीज इंसान मेरे आड़े नहीं आना चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। शौर्य की वार्निंग सुनकर प्रणाली की रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। शौर्य उसके बाद वहां ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था, पर तभी एक लड़का अचानक वहां आया और उसने प्रणाली की कमर में हाथ डालकर कहा, हे प्रणाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
कम ऑन बेबी लेट्स एंजॉय थे म्यूजिक। इतना कहकर उस लड़के ने प्रणाली को अपनी ओर खींच लिया, पर प्रणाली ने तुरंत उससे खुद को दूर किया और बोली, यश बिहेव योरसेल्फ, ये क्या हरकत है। प्रणाली की बात सुनकर यश का चेहरा उतर गया और बोला, देखो प्रणाली, तुम्हारी मेरे साथ सगाई हुई है तो अब मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हें इतना तो टच कर सकूं। ये सुनकर प्रणाली का गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से से यश से कहा, मेरी तुम्हारे साथ सिर्फ सगाई हुई है, वो भी मेरे पापा के कहने पर, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ। तुम जैसे अयाश लड़के से मैं क्या, मेरी जूती भी शादी नहीं करेगी। प्रणाली की बात सुनकर अब यश के सब्र का बांध टूट गया और उसने कसकर एक थप्पड़ प्रणाली को जड़ दिया। उसके ऐसा करते ही पूरा का पूरा क्लब शांत हो गया। इतने में और दो लड़के और लड़कियां दौड़कर उनके पास आ गए। उनके आते ही उन लड़कों के सामने यश ने ऐसे जताया मानो सारी गलती प्रणाली की हो। उनके साथ की दोनों लड़कियां प्रणाली की बेस्ट फ्रेंड थी। उन दोनों ने भी लड़कों का साथ देते हुए प्रणाली से कहा, प्रणाली आखिर कब तक ऐसे खुद को लड़कों से दूर रखोगी। ग्रो अप प्रणाली, कभी तो हालत को समझा करो। अपने दोस्तों की भी ऐसी बातें सुनकर प्रणाली को अब खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वहीं खड़ा शौर्य हाथ बांधकर सुन रहा था और अब उससे रहा नहीं गया और उसने आगे बढ़कर यश की कॉलर पकड़ी और उसे चिमाट पर चिमाट मारना शुरू कर दिया। शौर्य के हर एक चिमाट के बाद यश का थोड़ा सूझने लगा था। जब शौर्य को लगा कि अब बहुत हुआ, उसने उसे ऊपर उठाया और एक धोबी पछाड़ के साथ फर्श पर पटक दिया। यश की कुछ हड्डियां टूटने की आवाज आई, साथ ही उसके सिर से खून बहने लगा था। उसके बाद शौर्य ने अपने हाथ झटके और बोला, अब मुझे अच्छा लगा। चलो, और कौन कौन है जो अभी इस चौमू को सही बोल रहा था। इतना कहते हुए उसकी नजर उन लड़कों पर गई जो याद के साथ आए थे। यश को मार खाते हुए देखकर उनकी जान पहले ही गले में अटक गई थी। शौर्य की नजर उन पर पड़ते ही उन दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, पर शौर्य कहाँ उन्हें जाने देने वाला था। शौर्य आगे बढ़ा और उसने उन लड़कों को भी धोबी के कुत्ते की तरह कहीं का नहीं छोड़ा। उनको निपटा कर शौर्य उन लड़कियों की तरफ बढ़ा, पर शौर्य को अपनी तरफ आते देखकर ही उन लड़कियों ने जोर जोर से रोना शुरू किया। आपे शौर्य की अब हट चुकी थी। उसने उन्हें एक एक थप्पड़ जड़ दिया, पर उस एक थप्पड़ ने उन्हें सही और गलत का अंतर तुरंत समझा दिया था। क्लब का माहौल खराब हो चुका था। तभी क्लब के सारे गार्ड्स अंदर आए और शौर्य को घेर कर खड़े हो गए। उनके आते ही शौर्य ने अपने हाथ ऊपर किए और बोला, अरे भाई चिंता मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते हुए शौर्य ने अपना कार्ड निकाला और वहां खड़े मांग को दिया और बोला, तुम इसका इस्तेमाल करके इसके अंदर से 2 करोड़ रुपए क्लब के अकाउंट पर ट्रांसफर करा लो। शौर्य के इतना कहते ही मैनेज खुश हो गया और उसने तुरंत कार्ड लिया और कैश मशीन पर स्वाइप किया और 2 करोड़ ट्रांसफर करा लिए। फिर जाते हुए उसने मैनेजर से कहा, आज आए हुए लोगों को मेरी तरफ से ये ट्रीट है। बाकी बचे पैसे तुम क्लब के रिनोवेशन में उसे कर सकते हो। शौर्य ने इतना कहा और जाते हुए प्रणाली से कहा, थोड़ा सख्त बनना सीखो और हाँ, कल सुबह बराबर 9 बजे मैं वाहन आ रहा हूँ, तो अपने डैड से बोलकर फालतू के लोगों को दूर रख देना, वरना यू की हालत इनसे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जब शौर्य क्लब से बाहर आया तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने कुछ बेवकूफों को अच्छे से पीट दिया था। बस इतनी सी बात से ही उसका मूड ठीक हो गया था। इधर शौर्य के जाते ही प्रणाली भी बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई, पर यश बत्रा इस बात को इतनी आसानी से जाने देने के मूड में नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और अपने पिता को कॉल कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा, डैड, किसी ने मुझे ब्लू स्टार क्लब में आकर बहुत मारा है और वो लड़का प्रणाली को अच्छे से जानता था। मुझे वो लड़का कल सुबह तक मेरे सामने चाहिए। और हाँ, रायचंद को कह देना कि उसकी बेटी की ये हरकत उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। अपने बेटे की गुस्से भरी बातें सुनकर जयेश बत्रा ने भी गुस्से से कहा, उस 2 कौड़ी के लड़की की इतनी हिम्मत, उसे पता होना चाहिए कि उसके दादा की जान मेरी हाथों में है। रुको, मैं अभी रायचंद को फोन करके उसके बेटी की हरकत बताता हूँ। तुम चिंता मत करो, ऐसे नहीं तो वैसे मैं उस लड़की को तुम्हारे बिस्तर तक पहुंचकर ही रहूंगा। इतना कहकर जयेश ने फोन काट दिया और तुरंत रायचंद को फोन लगा दिया। जयेश ने गुस्से से झल्लाते हुए रायचंद से कहा, रायचंद बिरला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तुम्हारी बेटी का एक अधिक आकर मेरे बेटे को क्लब में आकर मारकर चला गया और तुम्हारी बेटी ये सब चुपचाप देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिरला खानदान के ऐसे संस्कार होंगे। भूलो मत कि तुमने अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में किस वजह से दिया है। जयेश फोन पर लगातार बोले जा रहा था और उसने आखिर तक रायचंद को कुछ कहने का मौका नहीं दिया।
जब देर रात प्रणाली अपने घर पहुंची तो रायचंद बाहर हॉल में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने प्रणाली को देखा, उसने आगे आकर बिना कुछ कहे एक थप्पड़ प्रणाली को लगा दिया और उसके ऊपर बरस पड़ा। रायचंद ने भी प्रणाली को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन अंत में प्रणाली शांति से बोली, यश को शौर्य ने पीटा था और कल सुबह वह दादाजी को देखने के लिए यहाँ आ रहा है। और उसने साफ वार्निंग दी है कि पिछली बार की तरह कल उसे कोई बेवकूफ घर में दिखना नहीं चाहिए। इतना कहकर प्रणाली अपने कमरे में चली गई। पर अब रायचंद की परेशानी बढ़ गई थी। उसे सिर्फ शौर्य के नाम से ही डर लग रहा था। ऊपर से अगर वो अपने उन सनकी दोस्तों के साथ आ गया तो फिर उसका क्या होगा। रायचंद यही सब सोच रहा था और शौर्य घर पर आते ही अभिमान से कहता है, अभिमान कल प्रणाली ने हमें मिलने बुलाया है। तुम तो एक डॉक्टर हो, तो कल तुम मेरे साथ चलोगे तो अच्छा होगा। ये सुनकर अभिमान के पेट में लड्डू फूटने लगे। उसने खुश होकर शौर्य को अपने गले से लगा लिया और बोला, भाई तू मेरा सच्चा भाई है। तू ही मेरी प्रेम की नया पार करने वाला है। अभिमान की इस हरकत पर शौर्य ने उसे अपने से दूर धकेल दिया और गुस्से से बोला, हाँ भाई मैं तेरी मदद कर दूंगा, पर एक प्रॉब्लम है। प्रणाली की उसके घर वालों ने जबरदस्ती एक पागल और घमंडी लड़के के साथ सगाई कर दी है। शौर्य की बात सुनकर अभिमान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और बोला, वो कोई भी हो उसे मैं गायब कर दूंगा। उसकी ये हिम्मत, वो मेरी प्रणाली को पत्नी बनाने के सपने देखे। तभी कबीर और विराज भी बोले, हम दोनों भी कल तुम्हारे साथ आएंगे। जरा हम भी देखें कि भाभी को हमारे भाई से कौन छीनना चाहता है। ये सुनकर शौर्य ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, पर तभी अभिमान के मुंह से चीख निकल गई। तुम कोई इतने बड़े आदमी हो जो उस लड़की की शादी तोड़ने जा रहे हो। जमीन पर रहना सीखो बेटा। अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई कांड किया है तो मैं तुम्हारा जो ये लंबा कान है न, उसे कल पूरा उखाड़ दूंगी। अभिमान की हालत देखकर बाकी लोग तुरंत उससे दूर हो गए। तभी अभिमान की मां ने शौर्य को देखकर कहा, पहले ये देखो कि वह लड़की ठीक ठाक है भी या नहीं। एक बात का ध्यान रखना कि वह लड़की खानदानी होनी चाहिए और हमारे परिवार में जल्दी घुल मिल सके। मुझे वो क्या कहते हो तुम लोग, हाँ गोल्ड डिगर लड़की, ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर शौर्य शांति से बोला, क्या माँ आप भी फोकट की चिंता करती है। वो लड़की बहुत सुंदर है और मन से भी अच्छी है। आप उसके चरित्र की चिंता मत कीजिए, उसके पिता देश के जाने माने बिजनेस के मालिक है। ये सुनकर माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, पर ध्यान रखना कि उनके घर जाने के बाद कोई नया बखेड़ा खड़ा मत करना। माँ की बात सुनकर चारों लड़कों ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी किसी शैतान की हंसी से कम नहीं थी। तभी आदित्य जो अकेला बैठकर ये सब सुन रहा था, वो गुस्से से बोला, ये चीटिंग है, कल मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। आदित्य की बात सुनकर शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और फिर आदित्य को बोला, बड़े भाई आपको पता होना चाहिए कि आपको अब पूरा देश जानता है। अगर आप भी हम बच्चों के साथ उनके घर आएंगे तो आपके पीछे कई लोग आपका पीछा करते हुए वहां आ जाएंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि आप फिलहाल सिर्फ कंपनी पर ध्यान दें। एक बार लड़की हमारे अभिमान से इम्प्रेस हो जाए तो मैं आपको अपने साथ खुद लेकर जाऊंगा। ये सुनकर आदित्य का चेहरा थोड़ा उतर गया, पर वह आखिर में मान गया। उसके बाद कुछ देर और हंसी मजाक करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में वापस चले गए। दूसरे दिन सुबह बिरला मैंशन लोगों से भरा हुआ था। कई सारे गोरे लोग जो विदेश से आए थे, वो लोग प्रणाली के दादाजी का इलाज करने यहाँ आए हुए थे। प्रणाली के दादाजी भूचंद बिरला इस वक्त कोमा में थे और इन डॉक्टर्स को उनकी जांच करने के लिए प्रणाली के चाचा मानसिंह बिरला ने बुलाया था। मानसिंह को घर पर देखकर रायचंद को बार बार शौर्य की धमकी याद आ रही थी। उसी वक्त जयेश बत्रा अपने बेटे यश को लेकर यहाँ पहुंच गया था। उसके हाथ में एक बैग था। इस वक्त यश का भी थोबड़ा सूजा हुआ था। उन्हें देखकर रायचंद ने पहले ही इनके लिए भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब कौन सी मुसीबत आने वाली है बिरला मैंशन के अंदर? क्या शौर्य और अभिमान भूचंद बिरला का इलाज कर पाएंगे? आखिर ऐसा क्या है जयेश बत्रा के पास जिसके दम पर वह दादाजी की जान अपने मुट्ठी में करके बैठा है?